हम अध्ययन करेंगे 12th क्लास के एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान के सिलेबस पे। कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर का हम यूनिट वाइज अध्ययन करेंगे। कौन सी यूनिट कितने नंबर की है, कौन सी यूनिट में कौन सा पार्ट है, कौन से पार्ट में कौन सा टॉपिक है, ये सारी चर्चा हम यूनिट वाइज करेंगे। उससे पहले हम अध्ययन कर लेते हैं कृषि के इतिहास के बारे में। कृषि का कहाँ से उद्भव हुआ, कृषि का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का इतिहास। कहा जाता है आदि मानव पहले घुमक्कड़ जीवन जीता था, जंगलों में एक जगह से दूसरी जगह विचरण करता था और घुमक्कड़ जीवन जीता था। हम काल्पनिक तरीके से कह सकते हैं क्योंकि इतिहास के अंदर जो भी पन्ने हैं उसकी या तो हम उसमें या तो इनकी अवधारणाएं या कार्बन टेस्ट आदि की जानकारी मिलती है या फिर और कोई तरीके का टेस्ट उनकी जानकारी मिलती है। फैक्ट लिपिबद्ध तरीके से मानव पहले लिखना नहीं जानता था और लिपिबद्ध तरीके से इसमें लिखा हुआ नहीं था, तो हम फैक्ट बात नहीं कर सकते हैं। काल्पनिक या कोई कार्बन टेस्ट या अवधारणा के बारे में उन्हीं के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। आदि मानव पहले घुमक्कड़ जीवन जीता था, कच्चा मांस खाकर अपना जीवन व्यतीत करता था। हो सकता है कहीं पे वो कच्चे मांस की तलाश में भटकता रहे, कच्चा मांस नहीं मिला हो, कहीं आग लग गई हो और जानवर जो जल गए हो, फिर उनको जानवरों का पका हुआ मांस मिले, फिर उन्होंने मजबूरन उनको पका हुआ मांस खाना पड़ा। हो सकता है उनको कहीं पे मांस भी नहीं मिला और उनको वनस्पति खानी पड़ी। तो ऐसे बहुत सारे इफेक्ट हैं जो आदि मानव के बारे में है। फिर वनस्पति खाई उन्होंने, कच्चा मांस खाते धीरे धीरे ऐसे करके उन्होंने वनस्पति का एवं कच्चा मांस को पकाकर खाना, आग करने का, आग से पका के मांस खाने का ऐसा आविष्कार किया। तो आदि मानव धीरे धीरे आदि मानव सामाजिक तरीके से या सामाजिक प्रणाली जो एक जगह झुंड बनाकर रहने लगे। आदि मानव से खतरनाक जंगली जानवर भी थे, उनका अटैक का ही आदि मानव को डर रहता था। तो जंगल में विचरण करने के बजाय एक जगह इकट्ठे रह के और पशुओं को सामूहिक या जंगली जानवर जिनको खाने में यूज करते थे उनको सामूहिक तरीके से रखकर खाने का सिस्टम लगाया होगा उन्होंने। फिर धीरे धीरे उन्होंने आदि मानव जो पशुओं को खोल के चरा के लेते आते, खिला पिला के वापस ला के वापस यहाँ पे बांध दे देते। फिर इनका जो हुआ पशुचारण, सर्वप्रथम पशुचारण। फिर उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है, पशु को बांध कर पालना। फिर सर्वप्रथम जानवर जो पालतू जानवर के अंदर उपयोग किया गया, इजराइल के अंदर कुत्ते का उपयोग किया गया। जो कुत्ता उनको शिकार के अंदर कुछ सहायता प्रदान करता था उसका उपयोग किया गया। ऐसे करके आदि मानव का जीवन व्यतीत हुआ। धीरे धीरे वो जलाशयों के पास में रहने लग गए, झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। जो भी हमारे जंगली जानवर है वन के अंदर, जलाशय, नदी के पास में रहते हैं। ऐसी चर्चाएं हम इतिहास के बारे में करेंगे कि कृषि का कहाँ से उद्भव हुआ। कृषि का इतिहास जंगली या आदि मानव से लेके और झूमिंग खेती से होते हुए हम आधुनिक कृषि में पहुंचेंगे। सर्वप्रथम आदि मानव है जो झूमिंग खेती, वनों को जलाकर, एक जगह वन जलाकर वहाँ पे 10-12 साल खेती करते थे। ऐसा तो है नहीं कहीं वो खाद वाद डालते तो बार बार खेती की जाए। 10-15 साल खेती करने के बाद में वो खेती अनउर्वर, उनमें पोषक तत्व नष्ट हो जाते थे, पोषक तत्व खत्म हो जाते थे। आदि मानव है जो अपना जीवन व्यतीत करने के लिए उतनी खेती करता है जितनी वो खाता। उनके बड़े कोई सपने नहीं थे हमारी तरह शादी करना या बड़े बड़े मकान बनाना, गाड़ियों में घूमना, ऐसा उनका कोई कॉम्पिटिटिव ऐसा सिस्टम नहीं था। वो अपना जीवन खाने के लिए बिताते थे और खाते उतनी खेती करते थे। तो झूमिंग खेती
वनों को जलाकर की जाने वाली खेती जूमिंग खेती कहलाती है। जूमिंग खेती, जिसको हम चिमाता। फिर धीरे धीरे एक जगह से जाके उन्होंने दूसरी जगह वन जला के जूमिंग खेती करना स्टार्ट कर दिया गया, और वो नदियों के पास में या जलाशयों के पास में अपने झुग्गी झोपड़ी स्थान बनाकर रहने लगे। फिर पशुओं को चारण, पशुचारण, पशु को बांध कर पालना, पशुओं को बांध कर पालना। फिर होती है फसल उत्पादन या कृषि। फसल उत्पादन या कृषि, मानव के उपयोगी जो भी वनों के अंदर उत्पादन था और या खेती करते थे, मानव उपयोगी खेती को फसल उत्पादन या कृषि कहते हैं। फिर धीरे धीरे आधुनिक करते करते हमारे जैसे के.एल. मेहरा साहब है निर्देशक, उन्होंने बताया कि सरस्वती नदी के उद्गम से पता चलता है कि भारत दुनिया का ऐसा पहला देश है जो 2 फसल एक साथ लेता था। उसी समय सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है। हमारे राजस्थान में जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ में गग्गर नदी है। गग्गर नदी के किनारे सभ्यता कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता के अवशेष से हमें पता चलता है जुते हुए खेत, हल की हराइयाँ, ये आदि मानव के अवशेष यहाँ पे पता लगता है। हम अवधारण या कार्बन टेस्ट कल्पना इनके बारे में कर सकते हैं। इनका कोई ऑथेंटिक हमारे पास इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है। ऐसे करके फिर आधुनिक खेती के अंदर आदि मानव से लेके आदि मानव से जूमिंग खेती से आधुनिक खेती, जो भी हम करते आ रहे हैं। फिर धीरे धीरे मानव अपनी जगह में, मतलब एक ही जगह में उसमें खाद डालना, उर्वरक, कृषि का मेंटेन करके, मृदा का मेंटेन करके खेती करने लगा। जैसे वायरस एक सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है, उसी आधार पर आदि मानव की खेती और आधुनिक खेती के बीच की योजक कड़ी है जूमिंग खेती। ये चर्चा हम कृषि के इतिहास के बारे में पता करते हैं। अब हम आते हैं हमारे सिलेबस में। हमने इसकी जानकारी अर्थवेद, यजुर्वेद, वेदों के अंदर भी कृषि की जानकारी मिलती है। 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि ऋग्वेद में कृषि की जानकारी मिलती है, पर्यावरण, वानिकी, कृषि उपकर के बारे में। उसके बाद में मोहनजोदड़ो व हड़प्पा सभ्यता। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत, हल की हराइयाँ, पहिए वाली गाड़ियाँ, देसी हल, इनके बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद में मोहनजोदड़ो के बाद में आता है ब्राह्मीण। ब्राह्मीण में मृदा वर्गीकरण, मौसम पूर्वानुमान जानकारी। आधुनिक समय में तो टेक्निकल तरीका हो गया, तकनीकी के आधार पर भी हम मौसम की पूर्वानुमान जानकारी ले सकते हैं। हमारे गांव में भी बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, जैसे कि मान लो बरसात का सावन का महीना, उस समय बादल, काली काली बादलियाँ, लाल बादलियाँ घटाएं होती हैं, उसके आधार पर बोलते हैं, मौसम का पूर्वानुमान लगा देते हैं कि भाई 4 या 5 दिन या 2 दिन में बारिश होने वाली है, समय आ गया है। उसी के आधार पर मौसम का पूर्वानुमान की जानकारी अर्थवेद में मिलता है। पादप के सुरक्षा की जानकारी अर्थवेद में मिलता है। पादप के सुरक्षा संबंधी जानकारी ऐसे वेदों में अंदर जानकारी मिलती है। प्राचीन ज्ञान में आधुनिक कृषि में समाहित कृषि का सारा विकास, जो प्राचीन कृषि लेके प्राचीन कृषि का सारा विकास है, जो आधुनिक कृषि के अंदर समाहित है। यह सारी चर्चा हम करेंगे। सर्वप्रथम हम अब एग्रीकल्चर के बारे में ध्यान करते हैं। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा में कहाँ से हुई है? एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान।
एग्रीकल्चर की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एगेरिया एग्री से हुई। लैटिन भाषा के शब्द एगेरिया एग्री शब्द से हुई। एग्रीकल्चर के अंदर वनस्पति विज्ञान, उद्यान विज्ञान, एग्रोनॉमी, जैसे हमारे कुक्कुट पालन, मछली पालन, सारे तत्व इसमें समाहित हैं। परंपरागत कृषि के लिए अनुभव का आवश्यक होता था और आधुनिक कृषि के लिए टेक्निकल तरीके से कृषि के लिए आवश्यक है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन और नॉर्मन ई. बोरलॉग और नॉर्मन ई. बोरलॉग के द्वारा 1963 में बोनी ग्रुप के जनक नॉर्मन ई. बोरलॉग ने हमारे भारत का भ्रमण किया। भारत की बढ़ती जनसंख्या, कृषि में कोई इतना उत्पादन नहीं बढ़ा हुआ था और जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन और नॉर्मन ई. बोरलॉग ने भारत का भ्रमण किया। बोने गांव के जनक नॉर्मन ई. बोरलॉग ने हमारे गांव के बारे में एक नई प्रजाति किस्म विकसित की जो 3 गुना ज़्यादा उत्पादन हमारे भारत में दी थी। फिर जैसे 1905 में बिहार के दरभंगा जिले में गंडक नदी के तट पे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट का स्थापना की गई। धीरे धीरे इंपीरियल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई 1911 में। फिर 1929 में पूसा इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई जुलाई 1929 में। धीरे धीरे हमारी एग्रीकल्चर आधुनिक तरीके में बदलती गई। हम अध्ययन करेंगे 12th क्लास के एग्रीकल्चर सिलेबस में। 12th क्लास का एग्रीकल्चर सिलेबस 3 यूनिट में बटा हुआ है। फर्स्ट यूनिट है एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान। सेकेंड यूनिट है हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान। थर्ड यूनिट है एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन विज्ञान। ट्वेल्थ क्लास का सिलेबस 3 यूनिट में बटा हुआ है। इतना कोई सिलेबस बड़ा नहीं है। हम अभी भी इनका सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे सामने बहुत सारा वक्त है। एग्रोनॉमी होगी आपके 20 नंबर की, जिसमें 6 पार्ट होंगे। फिर हॉर्टिकल्चर होगी आपके 18 नंबर, जिसमें 4 पार्ट होंगे। और पशुपालन विज्ञान होगी आपके 18 नंबर की, जिसमें हॉर्टिकल्चर में 5 पार्ट होंगे, पशुपालन में 4 पार्ट होंगे। हम इसका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम अध्ययन करेंगे एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का फर्स्ट टॉपिक है एग्रोनॉमी सॉइल एंड सीड, जिसकी चर्चा हम करेंगे इसी वीडियो में आज। ये है फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट पार्ट का सिलेबस इकाई। सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी, मृदा एवं बीज, जिनके अध्ययन हम पहले पार्ट में करेंगे। इसमें यह टॉपिक है सस्य विज्ञान की परिभाषा, मेलतम क्षेत्र, मृदा उर्वरता, उत्पादकता, इनको प्रभावित करने वाले कारक, मृदा क्षरण एवं संरक्षण, बीज की परिभाषा, बीज के प्रकार, कौन कौन से प्रकार है, बीज के गुण, बीज का उत्पादन व बीज की सुसुप्तावस्था, हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम अध्ययन करेंगे सस्य विज्ञान की परिभाषा। सस्य विज्ञान किसे कहते हैं? सस्य विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूमि प्रबंधन के साथ साथ फसल उत्पादन का गहनतम अध्ययन किया जाता है, सस्य विज्ञान कहलाती है।
सस्य विज्ञान फसल, जो हमारे खेत में हम फसल बोते हैं या फसल उत्पादन लेते हैं, वो सारी प्रक्रिया सस्य विज्ञान में होती है। उसके बाद में होता है उसका महत्व एवं क्षेत्र। सस्य विज्ञान की कौन कौन से क्षेत्र हैं, महत्व क्या है। क्षेत्र जैसे सस्य विज्ञान में नियोजन, कृषि संस्थान है, कृषि। फिर उसके बाद में होता है उत्पादन के कौन से क्षेत्र में कौन सी सर्वाधिक उत्पादकता होती है, कौन सी किस्म है जो सर्वाधिक उत्पादन देती है, कौन सी फसल कब बोना चाहिए, सारी प्रक्रिया है महत्व क्षेत्र की कृषि उत्पादन टॉपिक में। फिर उसके बाद में है कॉमर्शियल, इसके व्यवसाय क्या क्या व्यवसाय है। फिर उद्योग इंडस्ट्रियल, कौन कौन से उद्योग से कृषि जुड़ी हुई है, जैसे मान लो कच्चा माल कृषि से जाना, पशुपालन उद्योग है उसमें कच्चा माल चारा हमारे कृषि द्वारा जाता है। शुगर केन या चीनी उत्पादन है उसमें हमारा कच्चा माल जाता है, गन्ना, चुकंदर और शुगर केन वो हमारे चीनी उत्पादन में जाता है। वस्त्र भंडार है उसमें हमारे कच्चा माल जाता है। कपास, मेडिसिन है दवाई बनाने में हमारा कच्चा माल जाता है। औषधीय पौधे जैसे मान लो गवार, मेथी वगैरह औषधीय पौधे दवाई के उपयोग में मेडिसिन बनाने में जाते हैं। ऐसे हम महत्व क्षेत्र के बारे में चर्चा हो गई। अब हम चर्चा करेंगे मृदा उर्वरता, मृदा उत्पादकता। मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम अध्ययन करेंगे मृदा उर्वरता उत्पादकता के बारे में। मृदा उर्वरता पारंपरिक रूप में फसल को मृदा के द्वारा जो पोषक तत्व उत्पन्न करवाए जाते हैं या मृदा में प्राकृतिक रूप से जो पोषक तत्व उत्पन्न होते हैं या मृदा में पोषक तत्व होते हैं वो मृदा उर्वरता। फिर आती उत्पादकता, जैसे मृदा उत्पादकता, मृदा मतलब कौन सी मृदा कौन सी फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, वो मृदा में कौन सी फसल है जो कितनी उत्पादन देती है, वो उत्पादकता है। फिर प्रभावित करने वाले कारक, जैसे मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक, एग्रोनॉमी को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे क्लाइमेट है, जलवायु है। मृदा उपजाऊ है उसमें कंप्लीट रूप से पोषक तत्व हैं, फिर भी उसमें फसल नहीं हो रही है, इसका कारण है कौन कौन से कारण है जो उसको प्रभावित करते हैं, जैसे जलवायु, क्लाइमेट सही ढंग का नहीं है। मृदा प्रोफाइल की गहराई, फिर आपके होती है मृदा की भौतिक दशा, ये सारी प्रक्रिया मृदा के प्रभावित करने वाले कारक में होंगे। इसके बाद में है मृदा क्षरण को कैसे रोका जा सकता है। मृदा क्षरण का मतलब है प्राकृतिक घटनाओं द्वारा, जैसे जल वायु द्वारा मृदा की ऊपरी सतह हर वर्ष ऊपरी सतह उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती है। तो मृदा में जितने पोषक तत्व होते हैं, जो पोषक तत्व पेड़ पौधे या फसल हमारी प्राप्त करती है उससे ज़्यादा पोषक तत्व मृदा क्षरण के द्वारा जल में वायु द्वारा एक जगह से दूसरी जगह उड़ाकर ले जाया जाता है, जो मृदा क्षरण होती है। मृदा क्षरण होने से रोकने वाला संरक्षण कहलाता है। मृदा क्षरण को रोका जाना ही मृदा संरक्षण है। फिर आपके आगे होगी बीज की परिभाषा। बीज कौन सा, कैसा बीज हमको लगाना चाहिए, कौन सा बीज लगाना चाहिए, ये बीज की परिभाषा। फिर बीज के प्रकार, कौन सा उत्तम गुण बढ़िया क्वालिटी का हाइब्रिड संकरण बीज, समय पर परिपक्व अवस्था संपूर्ण, ये सारी प्रक्रिया बीज के गुण में हो जाएगी। कौन सा बीज कितना उत्पादन देता है, ये बीज उत्पादन। फिर होती है बीज की सुसुप्तावस्था, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। बीज की सुसुप्तावस्था का मतलब है मृदा में पोषक तत्व कंप्लीट होते हुए भी, बीज बढ़िया क्वालिटी का होते हुए भी, समय पर परिपक्व होते हुए भी बीज है जो अंकुरित नहीं हो पाता है, तो ये सुसुप्त अवस्था में चला जाता है। इनके कई रीज़न होते हैं, या तो इसकी ऊपरी परत होती है जो कठोर होती है, ये ऐसे रीज़न हो जाते हैं जो बीज की सुसुप्त कारण है, जो बीज की सुसुप्त अवस्था में होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगली चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू।